यार दोस्तों, हम लोग का जो मैथ रीजनिंग का मॉक टेस्ट का बैच चल रहा है उसमें हम लोग टोटल 26 मॉक टेस्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं, यानी हमने आपको टोटल 26 मॉक टेस्ट जो है कंप्लीट करवा दिया है। सारा मॉक टेस्ट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया है और सारे मॉक टेस्ट का लाइव डिस्कशन हमने करवाया है। और आज जो हम लोग का मॉक टेस्ट चलने वाला है वह है मॉक टेस्ट नंबर 27। और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अभी हम लोग का मॉक टेस्ट का जो टाइमिंग था वह चेंज हो गया है। पहले हम सुबह में आते थे, अब मॉक टेस्ट का जो आपका बैच है वह 8 से 9 लाइव डिस्कशन होता है, जबकि आपको क्वेश्चंस पेपर जो है वह 7:30 बजे ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। आधा घंटा का समय आपको बनाने के लिए हम देते हैं। पहले आप सारे प्रश्नों को पीडीएफ के माध्यम से बनाइए, उसके बाद लाइव डिस्कशन में जुड़िए। देखिए, प्रश्न बनाने के बाद मजा कुछ अलग है ना। अब ऐसा नहीं आप आस्कत करो, प्रश्न नहीं बनाओ, डायरेक्ट लाइव डिस्कशन में जुड़ो। एक बार अगर आप प्रश्न को बना लेते हैं, उसके बाद लाइव डिस्कशन में जुड़ते हैं, तो उसका ज्यादा बेनिफिट आपको पहुंचने वाला है। इसलिए जरूर आपको जब क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ के माध्यम से, तो आप पहले सारे प्रश्नों को जरूर बनाएं, उसके बाद लाइव डिस्कशन में जुड़े। चलिए, आइए मॉक टेस्ट नंबर 27 का आगाज करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या कहता है, समझिए बात को। कहता है दो संख्या क्रमशः 36 एवं 54 है। देखिए, दो संख्या का चर्चा किया जा रहा है मेरे भाई, एक 36 है और एक 54 है। क्या कहता है, यदि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ का बात किया जा रहा है 18 है, तो कहता है उनका लसा तथा मसा का योग कितना होगा। जी हां, एलसीएम और एचसीएफ का योग पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का। देखो मेरे भाई, हम एलसीएम एचसीएफ में आपको एक कंसेप्ट सिखलाए हैं। अब पूछो क्या कंसेप्ट सिखलाए हो आप सर? तो कंसेप्ट यह सिखलाए चेला, हमने आपको बतलाया है चेला कि अगर दो संख्या का जिक्र किया जाए, जी हां, अगर दो संख्या का जिक्र किया जाए तो हमने आपको सिखलाया है कि दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हुआ करता है। क्या बोले? दो संख्या का जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हुआ करता है। पहले इस कंसेप्ट के माध्यम से हम जो है कि हमको एचसीएफ मालूम है, एलसीएम जो है हम प्राप्त कर लेंगे। चलिए, दोनों संख्या का गुणनफल देख लो। तो एक संख्या आपका है 36, जबकि दूसरा संख्या 54। हमने बोला दो संख्या का गुणनफल उसके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर हुआ करता है। चलिए, एलसीएम तो निकालना है, एचसीएफ आपको कितना गिवन किया गया है? तो 18 गिवन किया गया। कितना मेरे भाई? 18। चलिए, 18 से 36 को दो बार में काट लीजिए, यानी 54 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका? 108। यही तो आपका एलसीएम है मेरे भाई। आपसे पूछा क्या गया? एलसीएम और एचसीएफ का योग पूछा गया है। चलिए, तो एलसीएम और एचसीएफ का योग यह हो जाएगा आपका 108 एलसीएम, जबकि एचसीएफ जो हो जाएगा आपका वह कितना हो जाएगा आपका? एचसीएफ प्रश्न में 18 गिवन किया गया है, तो 108 प्लस में 18 यानी 126 जो है वो आपका राइट आंसर है। कितना? 126, 126 जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। समझ रहे हो बात को? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, खैरमकदम करना है कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है उसके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर हुआ करता है। इस कंसेप्ट के माध्यम से पहले हमने क्या निकाला? एलसीएम निकाला, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ का योग पूछा गया। एलसीएम 108, एचसीएफ 18, 108 प्लस में 18 126 जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा देखो मेरे भाई, यह अलजेब्रा का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है और इसका कंसेप्ट जो है हमने आपको सिखलाया है। अच्छा, अगर देखो 735 को अगर ए के रूप में अगर आप देखोगे, जबकि 125 को बी के रूप में अगर आप आते हो, तो किस फॉर्मेट में आपके पास प्रश्न को प्रस्तुत किया गया, रिप्रेजेंट किया गया? समझो पहले बात को। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर चला, प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो प्रश्न का रूपरेखा है ना। अच्छा बताओ मेरे भाई, यह जो रूपरेखा आपको दिख रहा है, ऐसा रूपरेखा क्या हम आपको सिखलाए हैं? चलिए दोनों फॉर्मेट पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमने आपको सिखलाया है मेरे भाई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, है ना, प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में कितना? 2।
एक तो हम यह सिखलाए हैं आपको, और इसका भैवा जो जुड़वा यहां पर जो बात हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं चेला, ये एक दूसरा बात जो हम यहां पर आपको सिखलाए हैं वह सिखलाए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अब बट्टा ए बी इजकल टू 4। अब देखिए दोनों प्रमाणित करके बताए हैं, रट्टा मारने वाला कोई बात नहीं है, इसका नाम है मैथमेटिक्स, यहां रटने की कोई बात नहीं है। यह हिस्ट्री नहीं है भाई कि बाबर का बाप का नाम फिक्स है, माई का नाम फिक्स है ना, यह मैथमेटिक्स है जहां हर चीज प्रमाणित हुआ करता है। और समझिए कंसेप्ट आप, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, हमने किस आधार पर लिखा, आप इसको देखो, ब्रेक करके देखो, तो इसको लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, जबकि इसको लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। चला 2ab प्लस माइनस की स्थिति में कटेगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ऊपर में बचेगा ना, और उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर ले तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा 2। जबकि नीचे की परिस्थिति में आप देखोगे, है ना, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, यहां माइनस टू ए बी माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा, तो 2ab 4ab बटा ए बी, यहां पर रिजल्ट 4। तो अगर इस दोनों फॉर्मेट से प्रश्न पूछा जाए तो डायरेक्ट उत्तर आप याद रखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चिला इक्वल टू 2। इसका दूसरा फॉर्मेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी इक्वल टू 4 मेरे भाई। चलिए फिलहाल जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका 2 हो जाएगा मेरे भाई, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। क्यों काय है, इसका जवाब बगल में आपको दे दिया गया है, आपका उत्तर 2 हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हां, और हम आपको बतला देना चाहते हैं यह जो आपका मॉक टेस्ट हम अभी करवा रहे हैं यह हर एक एग्जाम के लिए, देखिए जिनका बिहार दरोगा का जो एग्जाम है मेंस जो है ना, तो मेंस में जो आपका 20-25 मैथ्स का प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। जिनका सीजीएल झारखंड सीजीएल का एग्जाम कैंसिल हुआ है फिर अगर डेट आएगा उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, है ना। बिहार एसएससी इंटर लेवल का आपका एग्जाम है ना, उसके बाद एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, हर एक एग्जाम के लिए समझिए परफेक्ट है। बीपीएससी टीचर का एग्जाम जो देते हैं उनके लिए भी परफेक्ट है मॉक टेस्ट, यानी सभी लोग जुड़िए, सभी के लिए फायदेमंद है। हां, और भी अगर किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर गिवन किया गया है 7033649044, आप उस पर कॉल करके अपने समस्या को बताइए, आपके समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, किसी भी तरह का समस्या हो तो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो कहता है 12 घंटे का कितना प्रतिशत जो है वह 36 सेकेंड है। देखो चेला, हम प्रतिशत तुलना करके निकालने के लिए सिखाए हैं, और क्या सिखाए हैं कि जिसके बारे में पूछा जाए, जी हां, हमने आपको बतलाया है कि जिसके बारे में पूछा जाए उसको रखो ऊपर, जिससे तुलना किया जाए उसको रखो नीचे, 100 से गुना कर लो, यूनिट इक्वल होना चाहिए। हां चलिए, 12 घंटे का कितना प्रतिशत जो है, ध्यान रखिएगा, 12 घंटे का कितना प्रतिशत 36 सेकेंड होगा। 36 सेकेंड के बारे में पूछा जा रहा है तो 36 को रख लीजिए ऊपर, तुलना किया गया है 12 घंटा से। चलिए ऊपर सेकेंड में है, इसको भी सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुना कर लीजिए, नहीं घंटा को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 3600 से गुना कर लेंगे। अब 100 से आप गुना कर लीजिए, क्या करोगे 100 से गुना, देखिए ऊपर भी 3600 नीचे भी 3600 कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट चला 1/12%। कितना 1/12% आपका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी 12 घंटा का कितना प्रतिशत 36 सेकेंड है, तो आप कहोगे सर 1/12% है। हां, प्रतिशत जब भी कंपेयर करके पूछा जाए तो जिसके बारे में पूछे उसको रखो ऊपर, जिससे तुलना करने का बात करो उसको रखो नीचे, 100 से गुना करो, यूनिट इक्वल होना चाहिए। चला ऐसा नहीं कि एक सेकंड में तो अगला घंटा में नहीं, हां एक सेकंड अगला भी सेकंड, एक आपका मिनट अगला भी मिनट, एक गो घंटा में तो अगला भी घंटा में, एगो मीटर अगला भी मीटर, एगो सेंटीमीटर अगला भी सेंटीमीटर, यह बात आप ध्यान रखोगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 4। क्या कहता है सुनिए, मोहन एक खराब साइकिल खरीदा। खराब साइकिल खरीदता है मोहन, हां कितना में खरीदता है 3000 रुपया में खरीदता है मोहन, खराब साइकिल खरीदता है। चला
और उसे मरम्मत कराने यानी खरब का सिकिलवा को बनाने में जो है मोहन लगा देता है कितना 200। सोचो तो 3000 में खरीदा और 200 और लगा दिया है ना, तो 3000 प्लस में 200 यानी इसका टोटल जो लागत कीमत हो गया वह कितना हो गया, तो कहोगे सर 3200 रुपया हो गया। कितना मेरे भाई, 3200 रुपया हो गया। अब क्या कहता है सुनिए, फिर उसके बाद उसे 4000 रुपया में क्या करता है, बेच देता है। उसके लाभ का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। चलिए प्रॉफिट का प्रतिशत आप निकाल लो मेरे भाई। अच्छा सोचो, लागत कीमत तो उसका हो गया 3000 प्लस में 200 3200 और बेचता अंततः 4000 में है, यानी प्रॉफिट कितना का मेरे भाई, 800 का। नहीं, अच्छा लाभ हानि का तुलना किससे करते हो, क्रयमूल्य से, यानी 800 जो है 3200 का कितना प्रतिशत है, चलिए निकाल लीजिए मेरे भाई, 100 से गुना कर लीजिए, है ना। 800 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी लाभ का जो प्रतिशत हो जाएगा वह कितना मेरे भाई, 25% हो जाएगा। कितना, 25%, 25% आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए किन्हीं को भी कोई भी तरह का परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं हमको, है ना। अच्छा आशीष कुमार कह रहे हैं कि मैथ्स का क्लास जो है वो आगे नहीं होगा क्या सर। नहीं बिल्कुल होगा। हमने बोला आपको कि इधर 2 मंथ से आपका क्लास डिस्टर्ब रहा था, बीच में मेरा स्टोन हो गया था हमको, तो उसमें हमने आपको कंफर्मेशन कह भी दिया था, बतला भी दिया था आपको कि बीच में तबीयत खराब हो जाने के कारण 2-3 महीना आपका क्लास डिस्टर्ब रहा। तो अब मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं। आपका जो मैथ्स का बैच है उसमें अर्थमेटिक लगभग समाप्त होने वाला था, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट तक आपको करवाया था, उसका भी एक क्लास बचा हुआ है। हम लोग 1-2 दिन में उसको भी आगे कंटिन्यू करके खत्म करने का प्रयास करेंगे जल्दी से, है ना। चलिए जल्द से जल्द आपका वो भी शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, प्रश्न संख्या 5वां। आइए 5 नंबर सवाल पे देखिए, आराम से समझिए बात को। देखो मेरे भाई, प्रश्न सारा आसान होता है और हम आपको बार बार बोलते हैं कि एग्जाम का सवाल तो और आसान होता है। खाली भेजा को आराम से लगाइए, दिमाग को स्थिर करके लगाइए। अगर टावर इधर उधर पकड़ रहा है तो पहले टावर को स्थिर कीजिए, दिमाग को कांस्टेंट कीजिए, उसके बाद सही दिशा में सोचिए, बिल्कुल आसान तरीका से प्रश्न बन जाएगा। कहता क्या है सुनो, कहता 5 वर्ष पूर्व जो है 3 सदस्यों वाले परिवार की, 5 साल पहले 3 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु कितना था, 20 वर्ष। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद उसी परिवार में एक बच्चा का जन्म होता है, उसके बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतना ही है। अच्छा सोचो तो आज पूरे परिवार की आयु का जोगफल निकालो, सिंपल सा बात है। अच्छा चला, आज भी औसत परिवार का वही है जो औसत 5 साल पहले था। औसत कितना था, 20। लेकिन परिवार में व्यक्ति का संख्या कितना, 3 सदस्य वाला परिवार था। अब तो एक बच्चा का जन्म हो गया उस परिवार में, तो उस परिवार में सदस्यों की संख्या 3 कितना हो गया, 4। तो वर्तमान में बच्चा को लेकर के यानी सभी, है ना, उस परिवार के सभी सदस्यों के आयु का योग यह निकल करके आ गया। आपसे क्या कहता है, कहता है बताओ बच्चे की 3 वर्ष पूर्व की आयु क्या है। तो पहले बच्चा का वर्तमान निकाल लेते हैं। चलिए इसमें तो सबका आयु निकल के आ गया। अब देखिए, अब जो 3 सदस्य पहले से था बच्चा के अलावा, उसके आयु के इसमें घटा लेंगे तो बच्चा का वर्तमान उम्र निकल करके आ जाएगा। अब सोचिए ना, 5 साल पहले 3 सदस्यों की औसत आयु, 3 सदस्यों वाले परिवार की औसत जो था वह कितना था, 20। अब देखो सिंपल सा बात है, 5 साल पहले तीनों का औसत कितना था, 20। 5 साल पहले 20 था, यानी अगर वही तीनों के बारे में अगर सोचा जाए तो वर्तमान में आएंगे तो औसत तीनों का कितना हो जाएगा, वही तीनों का। तो 5-5 सबका बढ़ेगा तो 25 है ना। चलिए इसका जोगफल निकालने के लिए 3 से गुना कर लीजिए। अब देखिए हमने क्या किया, तो यहां सभी सदस्य बच्चा को लेकर के परिवार के सभी सदस्य की आयु में, है ना, बच्चा के अलावा उस 3 सदस्यों का आयु अगर घटा लिए तो उस परिवार में जो बच्चा का, नया बच्चा का जन्म हुआ, उस बच्चा का वर्तमान उम्र निकल के आ गया। आपसे कहता उस बच्चा का 3 साल पहले का उम्र बताइए, तो 3 घटा करके जो है सकी उत्तर कर दीजिए। चलिए 80 में से 75 चला गया, 5 में से 3 चला गया, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 वर्ष। चलिए किन्हीं को अभी भी कंफ्यूजन है तो फिर से एक बार हम इस प्रश्न को रिपीट करते हैं। देखिए समझिए बात को, है ना। 5 साल पहले 3 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु कितना था मेरे भाई, तो 20 वर्ष था। नहीं, अच्छा
एक बच्चा का जन्म होता, आज भी औसत आयु उतना ही है, तो 20 औसत है। परिवार में सदस्यों का संख्या हो गया 4, तो वर्तमान में परिवार के चारों सदस्यों की आयु का योग हो गया 80। अब इसमें बच्चा को छोड़ करके जो 3 सदस्य था उसकी आयु को घटाएंगे। चलिए, तो 5 साल पहले उस तीनों सदस्य का औसत है 20, वर्तमान में आने के लिए सब में 5-5 जुटेगा, यानी औसत हो जाएगा 25। नहीं, हमने आपको सिखाया है एवरेज में कि अगर हर एक क्वांटिटी में समान परिवर्तन हो तो वही परिवर्तन उसके औसत मान के साथ देखने के लिए मिलता है। चलिए, तो तीनों का घटा लिए, बच्चा का वर्तमान उम्र निकल के आ गया, 3 साल पहले पूछा, 3 घटा करके उत्तर कर देंगे, है ना। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 6। हाँ चला, देखो 6 नंबर सवाल देखो। कहता एक कार जो है वह 150 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट आता है। तो कहता है बताओ उस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया, जी हां, औसत चाल पूछा गया। देखो चेला, एक बात समझो, हमने आपको यहां पर 2 कंसेप्ट सिखलाया है, उसके अलावा देखिए एक तो सिंपल सा बात आपको हम बताए हैं कि औसत चाल बराबर चेला याद रखना कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। उसके अलावा 2 कंडीशन हम बताए हैं कि अगर कोई गाड़ी 2 समान दूरियां x किलोमीटर प्रति घंटा एवं y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो उस स्थिति में उसकी औसत चाल होता है 2xy बटा x प्लस y। जबकि अगर कोई गाड़ी समान समय के लिए x किलोमीटर प्रति घंटा एवं y किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से तय करे दूरी को, है ना, तो उस स्थिति में औसत चाल होता है x प्लस y बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, कार 150 किलोमीटर की दूरी को 60 के स्पीड से गया और 40 के स्पीड से वापस आ गया। डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड अलग अलग है। अभी हमने बोला इन परिस्थितियों में औसत चाल होगा 2xy बटा x प्लस वाई, वेयर x और y जो है दोनों स्थिति का चाल है। चलिए, तो 2xy, हाँ मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 2 गुना कितना मेरे भाई 60 गुना 40 बटा x प्लस वाई। अच्छा, 60 और 40 कितना हो जाएगा आपका, 60 और 40 हो जाएगा आपका 100। चलिए काट करके उड़ा दीजिए, 24 गुना 2 तो कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 48, 48 किलोमीटर पर आवर। कितना मेरे भाई, 48 किलोमीटर पर आवर। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, क्या हो जाएगा आपका बी। जब दूरी कांस्टेंट हो, यानी जब कोई गाड़ी 2 समान दूरियां x किलोमीटर प्रति घंटा एवं y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय करे तो उन परिस्थितियों में, यानी समस्त स्थिति में जो है उस गाड़ी का औसत चाल हो जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई। और दूसरा कंडीशन, अगर कोई गाड़ी समान समय के लिए x किलोमीटर प्रति घंटा एवं y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो उस स्थिति में संपूर्ण यात्रा के दौरान उस गाड़ी का औसत चाल जो होगा वह होगा x प्लस वाई बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम बोले हैं जहां कोई भी स्थिति नहीं लागू हो, सर्वे सर्वा जो है औसत चाल निकालने के लिए याद रखना औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यह हर एक परिस्थिति में लागू है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 7वां। हाँ समझिए बात को, देखिए 7 नंबर कितना आसान सा सवाल है। देखिए हम बार बार बोलते हैं एग्जाम का प्रश्न होता आसान है, थोड़ा सा बात को घुरा करके आपके समक्ष पेश किया जाता है। हाँ देखिए, कहता है एक वर्गाकार कमरा, यानी कमरा जो है स्क्वायर के रूप में, एक वर्गाकार कमरा का बात किया जा रहा है, का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है मेरे भाई। और क्या कहता है, सुनो बात को, हाँ एक दूसरे वर्गाकार कमरा का क्षेत्रफल जो है वह b वर्ग सेंटीमीटर है। अब क्या कहता है, जिसके विकर्ण का लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो b माइनस a का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको वर्ग के क्षेत्रफल का बात किया जाए, नहीं तो हम आपको क्या सिख रहे हैं चला, कि वर्ग का क्षेत्रफल आप 2 तरीका से निकाल सकते हो। कैसे, एगो तो भुजा स्क्वायर, नहीं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, अगर भुजा मालूम है तो, और अगर विकर्ण मालूम है तो उस परिस्थितियों में वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालने के लिए सिखाए हैं, विकर्ण स्क्वायर बाई 2। नहीं, एक तो भुजा स्क्वायर जब भुजा मालूम हो तो, और एक दूसरा स्थिति विकर्ण स्क्वायर बाई 2। तो देखो यहां पर a और b क्या है, यह दोनों कमरा का वर्ग, दोनों वर्गाकार कमरा का क्षेत्रफल है, जिसको सूचित किया गया एगो को a से, एक के क्षेत्रफल को, जबकि दूसरे के क्षेत्रफल को b से सूचित किया गया है। हाँ तो पहले a पर विचार करते हैं। a पहला वर्गाकार कमरा का क्षेत्रफल है,
चलिए तो ए का मान निकाल लीजिए। उसका भुजा का लंबाई दिया गया है, कितना दिया गया 8, तो उसका क्षेत्रफल देखिए, ए को तो प्रश्न में ए वर्ग सेंटीमीटर, अब भुजा के आधार पर क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर कितना 64, तो हो जाएगा 64 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए ए का मान निकल करके आ गया। और बी क्या है, बी जो है दूसरे वर्गाकार कमरा का क्षेत्रफल है, जिसको बी से निरूपित किया गया है। चलिए अब उसका विकर्ण का लंबाई दे रखा है, कितना दे रखा है 12, अब उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर बटा 2, नहीं तो 144 बटा 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 72। यही तो ए और बी का मान निकल करके आ गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है मेरे भाई, आपसे कहता है बताओ बी माइनस ए का मान बताओ। चलिए बी माइनस ए के मान पर विचार कर लीजिए, तो हो जाएगा बी माइनस ए बराबर, ये हो जाएगा 72 माइनस में 64, यानी आपका रिजल्ट कितना मेरे भाई, ये हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। यही तो है डिफरेंस बी और ए के बीच का, 8 वर्ग सेंटीमीटर का डिफरेंस है। चलिए 8 वर्ग सेंटीमीटर, कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए, यही है बी माइनस ए का मान आपसे पूछा गया, आपका उत्तर हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर मेरे भाई, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 8वां। अच्छा क्या कहता है सुनो, प्रश्न संख्या 8 कहता है यदि दो त्रिभुजों के, समझिएगा बात को, यदि दो त्रिभुजों के आधार के लंबाइयों का अनुपात 3:4 है, हाँ यही है ना मेरे भाई, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 7:8 है, तो कहता उनके शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। अब एक बात समझिए आराम से, देखो हमने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कई एक तरीका से निकालने के लिए सिखलाया है, लेकिन एक कॉमन जो बात है, जो बचपन से आपसे तैयार हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यह किसी भी त्रिभुज के लिए लागू होता है, हाँ बशर्ते आधार के करस्पॉन्डिंग आपको हाइट मालूम होना चाहिए। चलिए तो हम इसी का प्रयोग कर लेते हैं, हाँ ना, दो त्रिभुज का बात है, उसका लंबाई का रेशियो दिया गया, आधार के लंबाई का, क्षेत्रफल का दिया गया, शीर्ष लंब का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अच्छा देखो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखोगे, तो लिखोगे 1/2, आधार एगो का कितना है तो 3 यूनिट, एक के ऊंचाई को क्या मान लेते हैं तो कहोगे h1 मान लेते हैं सर। अच्छा दूसरा का क्षेत्रफल 1/2, आधार का यूनिट कितना है 4, इसके ऊंचाई को मान लेते हैं h2। चलिए यही तो क्षेत्रफल का अनुपात हम निकाल ली अपने हिसाब से, जबकि प्रश्न के हिसाब से दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे रखा है, तो यह दे रखा आपको 7 अनुपात कितना मेरे भाई, यह दे रखा 8। तो आपसे कहता क्या शीर्ष लंबों का अनुपात बताइए, यानी h1:h2 का मान आपको बताना है मेरे भाई। चलो अच्छा 1/2 का खेला खत्म कर दीजिए। चलिए अच्छा 4 से 2 बार में काट लीजिए, यही है ना, तो देखो h1 अनुपात h2, अब समझिए बात को, यह 7 तो है ही, 3 इधर जाएगा तो 7/6, यानी 7:6, यही दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं शीर्ष लंबों का अनुपात हो जाएगा 7:6। ऑप्शन में टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है सुनो आराम से, कहता है राधा जो है मीना को 1000 रुपया और श्वेता को कुछ राशि समान समय के लिए, एक बात समझिए, राधा देती है मीना को 1000 और श्वेता को कुछ राशि समान समय के लिए 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर उधार देती है। देखिए राधा जो दोनों को राशि देती है ना, श्वेता को चाहे मीना को, वह समान दर से समान समय के लिए, देख लीजिए 5% प्रतिवर्ष की दर से जो है ना देती है ना। अब क्या कहता है, यदि 3 वर्षों में दोनों से कुल 220 रुपया ब्याज के रूप में, यानी कहने का मतलब है राधा जो दोनों को राशि देती है वह कितने वर्षों के लिए देती है, 3 वर्षों के लिए, और जो देती है ना राशि, उसके बदले जो राधा को ब्याज के रूप में राशि का प्राप्ति होता है, कितना होता है दोनों मिला करके 220। तो कहता बताइए उसने श्वेता को कितनी राशि दी है। चलिए अब एक बात समझिए, अच्छा श्वेता के राशि को, एक बात समझो, श्वेता के राशि को एस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एस। अब श्वेता का केवल ब्याज निकाल लेते हैं। देखिए एक बात समझिए, अच्छा 5% इंटरेस्ट है, 3 वर्ष का मामला है, साधारण ब्याज का स्थिति है, हमने चला आपको सिखाया है साधारण ब्याज जो होता है हर वर्ष का बराबर होता है,
तो 5 तरीके 15% ब्याज लगेगा जो जिसको राशि मिला है। राधा अगर मीना को 1000 दी है तो उसको मीना को 1000 का 15% ब्याज के रूप में राधा को देना होगा। और अगर राधा श्वेता को कुछ राशि दी है जिसके बारे में आपसे पूछ दिया गया है तो वो अपनी राशि का 15% ब्याज के रूप में राधा को देगी। चलिए 5% के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 15। श्वेता का राशि को हमने एस मान लिया, यही श्वेता को इतना ब्याज देना होगा। चलिए श्वेता का ब्याज, अच्छा दोनों मिलाकर के कुल कितना ब्याज देती है 220। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है कि मीना वाला ब्याज घटा लेते हैं, दोनों मिलाकर के 220 देती। इधर हम श्वेता का ब्याज निकाल रखे हैं तो उधर भी हम क्या करेंगे, दोनों के ब्याज में मीना के ब्याज को घटा लेंगे, श्वेता का ब्याज बच जाएगा। चलिए 1000 का राशि है ना, और 5 तरीके 15% दोनों को देना है ब्याज के रूप में। चलिए तो यह देखिए मीना का ब्याज हो गया, तो दोनों के ब्याज में मीना के ब्याज को घटा लिया गया, श्वेता का ब्याज बच गया। एक बार अपने हिसाब से निकाल रखें, दोनों को बराबर कर लेंगे। चलिए यहां से काट लीजिए मेरे भाई, है ना। अब देखो तो यह हो जाएगा आपका एस गुना 15 बट्टा कितना हो गया आपका 100, है ना, बराबर में मेरे भाई। अब देख लीजिए यह कितना हो गया, 220 में से आपका 150 चला गया, कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 70। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, 3 बार में कट गया, यह कितना बार में 20 बार में कट गया, है ना। चलिए तो यहां से लिखेंगे एस बराबर, है ना, आइए देखो एस बराबर कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 1400 और बट्टा कितना मेरे भाई, 1400 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 3, है ना, यानी 466.6, है ना, 6 वाला ऑप्शन देख लीजिए, 6 रुपया, यही उत्तर होगा आपका। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो बात को, कितना आसान सा प्रश्न था, बहुत ही आसान सा सवाल है। दोनों के ब्याज में मीना का ब्याज घटा लिए, बच गया श्वेता का ब्याज। एक तरफ श्वेता की राशि को एस मान लिए, 5% के हिसाब से 3 साल का दोनों का मामला था, यानी दोनों को अपनी राशि का 15% ब्याज के रूप में भुगतान करना था। चलिए सिंपल सा बात था, 466 रुपया 66 पैसा के अप्रोक्स आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे आ जाइए, अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। क्या कहता है सुनो मेरे भाई, कहता है एक्स 5 दिन में जो है 1/3 काम कर सकता है। समझिएगा बात को, हाँ बाई 25%। अच्छा 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 25/100, बाई 25% काम 8 दिन में कर सकता है ना। अच्छा यहां पे हटा दीजिए इसको, 3 यहां पे नहीं होना चाहिए। चलिए, और जेड 2/3 काम 8 दिन में कर सकता है, तो कौन पहले काम पूरा करेगा, यानी सबका पर्सनल टाइम आपको निकालना होगा। उसके बाद आप देखोगे कि कौन कम्मा को पहले समाप्त कर देता है। चलिए बारी बारी से विचार करते हैं, पहले एक्स पर सोचते हैं। एक्स जो है 5 दिन में चला 1/3 काम करता है, चला मेरे 5 दिन में 1/3 तो पूरा के लिए तो ज्यादा समय लेगा, यानी इसका 3 गुना समय लग जाएगा। 5 गुना 3 यानी एक्स पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना समय लेगा, तो 15 दिन का समय लेगा। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। बाई जो है वह 25% यानी 1/4 काम 8 दिन में करता है, तब पूरा काम 8 गुना 4 यानी कितना दिन में करेगा, तो बाई जो है पूरे काम को 32 दिन में कंप्लीट करेगा मेरे भाई। कितना दिन में, 32 दिन में कंप्लीट करेगा। अब बात आता है जेड का, जेड के आंकड़ों पर विचार कीजिए। जेड जो है वह 2/3 काम 8 दिन में। अब सोचिए 8 दिन में 2/3 पूरा के लिए ज्यादा समय लेगा, 3/2 से गुना कर लीजिए, यानी जेड पूरे काम को जो है वह 12 दिन में ही समाप्त कर देगा। अब सोचने वाला बात है ना, एक्स कम्मा को किया 15 दिन में, बाई उस काम को 32 दिन में, जबकि जेड 12 दिन में ही समाप्त कर दिया। आपसे पूछा कौन पहले काम पूरा करेगा, देख लीजिए भाई कौन पहले कर रहा है, जो कम दिन में करेगा, यानी सबसे पहले काम को कौन पूरा करेगा, तो जेड करेगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, जी हां जेड पहले काम को पूरा करेगा। अगर आपसे यही प्रश्न में पूछ दिया जाता कि बताओ चेला सबसे विलंब यानी सबसे लेट कौन कम्मा को पूरा करता, तो उस स्थिति में उत्तर होता मेरा बाई। क्या उत्तर होता, बाई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है 50% अल्कोहल वाले
60 मिलीलीटर मिश्रण में। आराम से बात को समझिए, मिक्सर एलिगेशन का सवाल है ना। क्या कहता है, कितना पानी और मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। हमने आपको सिखाया कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप ध्यान रखना कि किसके मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। किसके, अल्कोहल पानी का चर्चा है, किसके मान में परिवर्तन नहीं हो रहा। जिसके मान में परिवर्तन नहीं होगा उसका पहले वाला मात्रा और बाद वाला मात्रा को पकड़ करके बराबर कर लेंगे। बस यही सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना आप। चलिए, तो 50% अल्कोहल वाले 60 मिलीलीटर मिश्रण में, 60 मिलीलीटर का मिश्रण है, उसमें 50% अल्कोहल है। कितना पानी मिलाया जाए? अरे भैया, पानी मिला रहे हैं, क्या अल्कोहल के मान में कोई परिवर्तन होगा? तो आप कहोगे नहीं होगा सर। जब अल्कोहल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो अल्कोहल का पहले वाला मात्रा बाद वाला मात्रा को पकड़ करके बराबर कर लीजिए। चलिए, तो अल्कोहल का पहले वाला मात्रा समझिए बात को, 60 मिलीलीटर का मिश्रण है, 50% अल्कोहल, या पहले के अल्कोहल का मात्रा, कितना पानी मिला दिया जाए। मान लेते हैं कि 1 मिलीलीटर पानी मिला रहे हैं। अब चलिए, तो पहले मिश्रण था 60 मिलीलीटर, अब x मिलाएंगे तो हो जाएगा आपका x, पूरा मिश्रण का मात्रा कितना, 60 प्लस में x, है ना। अब अल्कोहल का मात्रा कितना हो गया आपका, 30। चलिए, तो अल्कोहल का पहले वाला मात्रा बाद वाला मात्रा दोनों बराबर होगा, क्योंकि अल्कोहल के मान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। चलिए, काट करके हटा लीजिए। देखिए, 100 से 100 कट गया, 30 से काट लो, कितना बार है मेरे भाई, 2 बार में। देखिए, 100 60 घटाएंगे, नहीं, 100 में से 60 गया, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 40 मिलीलीटर। कितना मेरे भाई, 40 मिलीलीटर। यही आपका राइट जवाब है, 40 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, जी हाँ, 40 मिलीलीटर जो है आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, अब एलिगेशन मेथड से आपको सिखला देते हैं, कैसे एलिगेशन मेथड से और सुविधापूर्वक हम इस प्रकार के सवालों को बना लिया करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, पहले अल्कोहल का मात्रा कितना चला? तो आप कहोगे सर 50%। कितना, 50%। अच्छा, बाद में पानी मिलाने का बात हुआ है, तो क्या पानी मिला रहे तो उसमें तो अल्कोहल होगा नहीं, तो उसमें तो अल्कोहल हो जाएगा 0। अच्छा, उसमें कितना हो गया, 0। अब जो मिश्रण मिला उसमें अल्कोहल कितना हो गया, 30। चलिए, एलिगेशन लगा दीजिए। क्रॉस करके बड़ा में छोटा घटाएंगे तो यहां हो जाएगा 30, 50 में से 30 चला गया, कितना मेरे भाई, ये हो जाएगा 20। यही तो है 3:2 का रेशियो। अच्छा, पहले वाला मिश्रण दे रखा है कितना, 60 मिलीलीटर, यही तो है 60 मिलीलीटर दे रखा है, जो 3 यूनिट का बान है। बाद में कितना पानी मिला रहे हैं, तो 2 यूनिट, 3 से 20 बार में 20 गुना 2, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 40 मिलीलीटर हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 40 मिलीलीटर मेरे भाई, 40 मिलीलीटर। चलिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अगले सवाल की ओर। 11 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया आपका। अब चलते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल की ओर। अच्छा, क्या कहता है, सुनो 12 नंबर सवाल। कहता है एक वृत्त का बात किया जा रहा है, किसका चेला, वृत्त का, सर्कल का। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 105 सेंटीमीटर मेरे भाई, कितना, 105 सेंटीमीटर है। तो कहता है व्यास ज्ञात कीजिए, डायमीटर आपको बताना है। अच्छा, एक बात बताओ, वृत्त का परिधि आप क्या जानते हो? तो कहोगे सर हम जानते हैं 2 पाई आर। चला, 2 पाई आर जानते हो, लेकिन बताओ क्या 2 पाई आर को 2d नहीं लिख सकते हैं? अरे भैया, डायमीटर क्या है, रेडियस का दुगना, नहीं तो परिधि को 2 पाई आर या फिर 2d लिख सकते हो। हाँ, तो यह हो गया आपका 2d माइनस में d बराबर में कितना, 105 सेंटीमीटर। आपको d का मान बतलाना है ना। हाँ, यहां पर देखिए, एक सेकेंड, परिधि 2 पाई आर, तो 2d नहीं, पाई डी, मिस्टेक हो गया था वहां पे बोलने में, है ना। तो पाई डी है ना, तो परिधि हो गया आपका पाई डी, नहीं, अच्छा, माइनस में डी इजकल टू कितना मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 105 सेंटीमीटर। हाँ, आप कंफ्यूज नहीं करना, है ना। 2 पाई आर परिधि, है ना, 2 पाई आर, तो 2 आर मिलकर के डी हो गया, यानी पाई डी, मिस्टेक से हमने बोल दिया था 2d, है ना, पाई डी। तो यह हो गया आपका परिधि पाई डी, और व्यास यानी डी, दोनों के बीच का डिफरेंस 105 सेंटीमीटर। अब देखो, डी आप कॉमन कर लो, पाई का मान कितना चला, तो कहोगे सर 22/7 माइनस में 1 बराबर में कितना, 105, है ना। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, यह हो जाएगा डी, है ना, 7 घटाओ तो यहां हो जाएगा 15 बटा कितना, 7,
बराबर में 105 है ना, 15 से 7 बार में उड़ा दीजिए, यानी डायमीटर हो जाएगा सत सत्य कितना, यह हो जाएगा 49, 49 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 49 सेंटीमीटर मेरे भाई, कितना, 49 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उस वृत्त का जो व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 49। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 13। अच्छा क्या कहता है सुनिए, कहता वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, वह सबसे यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसे 21, 24, 68 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो। देखिए सबसे पहली बात है कि हम वैसे ही सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं, है ना, जो 21, 24 और 28 से क्या हो, डिविजिबल हो। अच्छा एक बात बताओ, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या क्या कहलाता है, दिए गए संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। नहीं, एलसीएम का मतलब ही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जी हाँ, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या एलसीएम, जबकि सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यह है कहानी एचसीएफ का। यानी अभी हमको सबसे छोटी संख्या निकालना था जो सबसे डिविजिबल हो, तो सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या दिए गए संख्याओं का एलसीएम। अच्छा बताइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 168, कितना मेरे भाई, 168, 168। चलिए 168 से छोटा कोई भी संख्या नहीं होगा जो 21, 24, 28 तीनों से कटेगा। हाँ बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं, यह सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। सबसे भाग देला पर 3 शेष बचे। अच्छा 3 शेष बचने के लिए तो मान को बढ़ाना होगा, तो 3 जोड़ करके उत्तर देना होगा। चलिए 3 जो है सके जोड़ लीजिए, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 171, 171 आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब शेष बचने का बात करता है तो जोड़ करके उत्तर करेंगे, है ना। सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या पर निकाल लिए, एलसीएम जो होता है वही आपका सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या होता है, एलसीएम 168, 3 रिमाइंडर चाहिए, 3 जोड़ करके उत्तर दे देंगे, है ना। अगले सवाल की ओर बढ़िए, प्रश्न संख्या 14 मेरे भाई, आ जाओ 14 नंबर सवाल पे। क्या कहता है सुनिए, कहता ए बी सी एक काम को 8 दिनों में पूरा करता, तीनों मिलकर के। हाँ समझिए बात को, क्या क्या चला, ए बी और सी तीनों मिलकर के काम को कई दिन में, 8 दिन में, जबकि बी अकेला जो है वह काम को कितना दिन में, 18 दिन में, और सी अकेला जो है वह काम को कितना दिन में, 24 दिन में पूरा करता है, यही ना। पहले पूरा कार्य एज्यूम कर लीजिए, क्या करोगे, सबका एलसीएम ले लीजिए, तो 8, 18, 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 72, यानी पूरा कार्य कितना मान लिए, 72 यूनिट। अब इफिशियंसी पर विचार कीजिए, इफिशियंसी किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होता है, तीनों मिलकर 8 दिन में 72 यूनिट काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, 9। बी जो है 18 दिन में 72 यूनिट करता है, एक दिन में कितना करेगा, 4। और सी जो है वह 24 दिन में 72 यूनिट करता है, एक दिन में कितना करेगा मेरे भाई, 3। अब क्या कहता है बताओ, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, पूरा करेगा, तो क्या करोगे, पूरे काम में एक के एक दिन के काम से डिवाइड कर लेंगे। तो एक का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, तो तीनों के एक दिन के काम में बी और सी वाला घटा लीजिए, 4 3 7 घट जाएगा 9 में से, तो यानी ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 36 दिनों में जो है सकी पूरा करेगा। कितने दिन में मेरे भाई, 36 डेज में, है ना, 36 दिन में। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, चला तो 36 दिन में जो है सकी पूरा करेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए, प्रश्न संख्या 15। बहुत ही आसान सा सवाल है, रेलगाड़ी का सवाल है, ट्रेन से संबंधित है, आइए समझिए बात को। कहता 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है। अच्छा व्यक्तिया खड़ा है, कहां पर खड़ा है, प्लेटफॉर्मा पर खड़ा है। प्लेटफॉर्मा का लंबाई कितना है, 60 मीटर मेरे भाई। अब एक ट्रेन व्यक्ति को 4 सेकंड में जबकि उस प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करता है। कहता है बताओ ट्रेन का लंबाई कितना है। अरे मेरे भाई बात को समझो, अच्छा अगर रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगा तो खुद की लंबाई को पार करेगा नहीं। अगर रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई नगण्य के बराबर हो, जैसे टेलीग्राफ का खंभा, बिजली का खंभा, पोल हो गया आपका, सिग्नल हो गया, खड़ा व्यक्ति हो गया, अगर इस सब चीज को पार करता है, ये सब दूरी रेलगाड़ी के लिए नगण्य दूरी हुआ करता है। यानी इन परिस्थिति में रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करता है। लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार करे जिसमें लंबाई हो किंतु रुका हुआ हो, जैसे प्लेटफॉर्म,
प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा, सुरंग, रुका हुआ ट्रेन, अगर इस सब चीज को पार करता है, तीन परिस्थितियों में जो दूरी हुआ करता है वह रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में रुकी हुई वस्तु का लंबाई। नहीं, चलिए, तो जब व्यक्ति को पार करेगा तो खुद की लंबाई को पार करेगा, और खुद की लंबाई को पार करता कितना देरी में चला? 4 सेकंड में, जबकि प्लेटफॉर्म को पार करता 6 सेकंड में। जहां जो डिस्टेंस हो जाएगा खुद की लंबाई प्लस में 60 मीटर, नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में दूरी जुड़ जाएगा। तो व्यक्ति को पार किया 4 सेकंड में, जहां अपनी लंबाई को पार किया, जबकि प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में। 2 सेकंड यहां ज्यादा क्यों लग रहा है? तो यही प्लेटफॉर्म के कारण लग रहा है, यानी रेलगाड़ी 2 सेकंड में 60 मीटर की लंबाई को तय करता है। चलिए रेलगाड़ी का चाल निकाल लीजिए, तो 60 मीटर का दूरी तय करता है रेलगाड़ी कितना देर में? 2 सेकंड में। यह मीटर प्रति सेकंड में रेलगाड़ी का चाल निकल करके आ गया मेरे भाई। आपसे अब क्या पूछा गया? सुनो, ट्रेन का लंबाई पूछा गया। अच्छा, जब चाल निकल करके आ गया तो आप अभी समझ रहे हो कि व्यक्ति को पार करने की स्थिति में जो दूरी होगा वह रेलगाड़ी का लंबाई होगा, तो व्यक्ति वाला स्थिति में दूरी निकाल लीजिए। अच्छा, व्यक्ति को पार कितना देरी में करता है? 4 सेकंड में। चलिए चाल निकाल लिए थे और दूरी निकालना है व्यक्ति की स्थिति का, दूरी बराबर चाल गुना समय। इसको 2 बार में उड़ा लीजिए, 60 गुना 2 कितना? तो 120 मीटर। यही है मेरे भाई, 120 मीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देख लो, ट्रेन का लंबाई 120 मीटर, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ जाते हैं। अच्छा, 16 नंबर सवाल समझो। कहता है प्रथम, प्रथम 20 विषम भी। आप प्राकृत, एक बात समझना आप पहले, जहां तक ऑड इवन का सवाल है, बचपन से आपके माइंड में जो है गलत बात को डाल दिया गया है। वैसी धनात्मक संख्या जो 2 से कटे वो सम, और यह चीज मास्टर पढ़ाता है आपको। और वैसी धनात्मक संख्या जो 2 से नहीं कटे वो विषम। ये सब बतवा गलत है। सुन लो कैसे गलत है। कुछ कुछ बात इसमें सही है, लेकिन ज्यादातर बात गलत है ना। अब इसमें क्या गलत है क्या सही, इस पे आप स्पष्टता से बात को समझिए। देखो ऑड इवन क्या है, आप सीधा सा माइंड में केयर करोगे, जो 2 से डिविजिबल है वो सब का सब सम, जो 2 से डिविजिबल नहीं है सब का सब विषम, चाहे वह निगेटिव हो चाहे वह पॉजिटिव हो। तो इसलिए ये बात आप माइंड से हटा लोगे, धनात्मक और ऋणात्मक वाला बात नहीं लगना चाहिए, है ना। चलिए, तो विषम प्राकृतिक, प्राकृतिक लगा दिया है तो यह बात अलग हो गया। प्राकृतिक का शुरुआत ही 1 से होता है, यानी 1 से आगे जो भी विषम संख्या उस पे जिक्र करना है आपको। चलिए आगे आगे चर्चा करते हैं। कहता प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत बतावे। अच्छा चला, एक बात बताओ, प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या कितना हुआ करता? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो एक बात आप ध्यान रखना कि आप जहां तक के प्राकृतिक संख्या का चर्चा करोगे उसमें आधा हिस्सेदारी ऑड का, आधा हिस्सेदारी इवन का। तो अगर आपको 20 को विषम संख्या चाहिए ना तो दुगना जाना होगा। अगर 5 को विषम संख्या चाहिए तो दुगना 10 तक जाना होगा, और उसमें ब्रेक 9 तक लगेगा, क्योंकि 10 तो आपका सम हो जाता है। अगर आपको 5 को सम चाहिए तो 10 तक, अगर आपको 10 को भी सम चाहिए तो 20 तक जाना होगा, 10 को आपको सम चाहिए तो भी 20 तक जाना होगा। यहां पर 20 विषम प्राकृतिक संख्या चाहिए तो दुगना जाएगा, तब ना 20 को विषम संख्या मिलेगा, यानी 40 तक जाना होगा। चलिए, यानी कहने का मतलब है कि 1, 3, हाँ मेरे भाई 5, 7 डॉट 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 40 तक जाना होगा। लेकिन एक बात समझिए, 40 आपका इवन नंबर है तो ब्रेक तो 39 तक लगा देना होगा आपको। इसी का औसत आपको बताना था, 39 है ना, इसी का औसत आपको बतलाना था। नहीं, अब देखो अंतर समान है, 2 का डिफरेंस है। जब अंतर समान होता है तो औसत बराबर पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, बस। चलिए, तो यह हो जाएगा आपका 1 प्लस में 39 बटा कितना मेरे भाई 2, यानी 40 बटा 2 कितना आपका रिजल्ट हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे? बी नंबर। यानी अब जहां तक के प्राकृतिक संख्या का बात करोगे उसमें आधा हिस्सेदारी ऑड का हुआ करता है, जबकि आधा हिस्सेदारी इवन का हुआ करता है। तो अगर 20 को विषम प्राकृतिक संख्या चाहिए 40 तक जाना होगा, लेकिन 40 सम संख्या, ब्रेक 1 पहले तक लगा देना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए प्रश्न संख्या 17, बात को समझिए। चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी राशि 1 वर्ष के अंत में 650 जबकि 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाता है? हो जाने का बात करे, बन जाने का बात करे चिला, बात एक्चुअली मिश्रधन का होता है। किसका मेरे भाई? मिश्रधन का होता है। देखो एक बात आप ध्यान रखना,
अगर चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध में ऐसा प्रश्न पूछा जाए, यहां पर ध्यान क्या रखना है, अगर दूसरा समय पहले समय का दुगना हो, कहने का मतलब एक बार 1 साल का चर्चा हो, एक बार 2 साल का, एक बार 2 तो एक बार 4, एक बार 3 तो एक बार 6, एक बार 4 तो एक बार 8, तो उस परिस्थिति में आप केवल याद रखोगे प्रिंसिपल बराबर a1 स्क्वायर बाई a2, यानी कहने का मतलब है कि पहला मिश्रधन का होल स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रधन, मेरे भाई क्या याद रखना है, पहला मिश्रधन का होल। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना, a1 स्क्वायर बाई a2। यह कब लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का स्थिति हो, दूसरा समय पहले समय का दुगना हो। चलिए a1 स्क्वायर पहला मिश्रधन कितना मेरे भाई 650, इसका वर्ग कर लीजिए, यानी 650 गुना 650 है ना, बटा a2 दूसरा मिश्रधन मेरे भाई यह हो जाएगा आपका 676, यही तो है। चलिए यहां से 26 से काट लीजिए, 26 से 26 बार में, 26 से 25 बार में, यहां देखिए 26 से इसको काट लीजिए कितना बार में, 25 बार में, 25 से कितना हो गया 625, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा 625 रुपया। हाँ प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबा में प्रश्न में आपको फिर उसमें ज्यादा समय देना होगा। और जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न अभी तक जो एग्जाम में आया है, जैसा कि हमारा 12 साल का अनुभव कहता है खेला, कि उसमें हमने यही देखा है कि प्रश्न में आपको ऐसा ही स्थिति करके देता है, और यह प्रोसेस में जाइएगा तो यह चीज का स्पष्टता हो जाता है ना। समय दूसरा स्थिति का दुगना हो पहला से, तो बस याद रखना है प्रिंसिपल बराबर a1 स्क्वायर बाई a2, यानी पहला मिश्रधन का होल स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रधन। चला जाए आगे, 18 नंबर सवाल पे आइए, क्या कहता है, एक दुकानदार अपने सामान का 1/3 भाग, अब ऐसा करो ना, दुकानदार का सामान मान लो 300 रुपए का, तिहाई में सहूलियत हो जाएगा। मान लेते हैं दुकानदार के पास टोटल कितना रुपया का सामान है चला, तो कहोगे 300 रुपया, ऐसा मान लिया हमने, समझिए बात को। अब इसमें क्या कहता है, देखिए एक बात सुनो, अब अगर मन में ऐसा ख्याल है आपके पास कि 300 200 आप कैसे मान लेते हैं सर, तो यह प्रैक्टिस से चला, आपको समझना होता है कि कहां पर 100 माने, कहां पर 300, कहां पर 500, है ना, ताकि हम सुविधा पूर्वक प्रश्न को बना पाए। यह प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद पता लग जाएगा, हमको ज्यादा इस पर जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तिहाई का बात था तो हमने सोचा तिहाई 100 हो जाएगा, सुविधा पूर्वक मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा। हमने मान लिया दुकानदार के पास टोटल 300 रुपए का सामान है, उसमें 1/3 भाग, अच्छा इसका 1/3 कितना हो जाएगा 100 रुपया के सामान को बेचता है ना, कितना 10% लाभ पर, देखिए कितना आसानी से निकल गया विक्रय मूल्य इसका, 110 में बेचता है। हाँ आगे सोच के देखिए, अगले 1/3 अगला 100 रुपया के सामान को 20% लाभ पर, यानी कितना बेचा 120 में, और क्या कहता है शेष भाग को, 100 रुपया का सामान शेष बचा उसके पास, उसको बेचता है 6% हानि पर, यानी कितना बेचता है 94 में। अब देखिए टोटल विक्रय मूल्य कितना मिल गया उसको, अब सोचने वाला बात है कितना मिल गया, है ना। देखिए तो यह हो जाएगा आपका 100 200 290 नहीं, और यह हो गया आपका 30 और 4 34, यानी 300 100 200 300 300 और फिर 34, है ना, यानी हो जाएगा नहीं 300 और 1 200 और यह हो गया आपका 90, तो यानी हो जाएगा 324 मेरे भाई, जी हाँ 300 कहां 90 ही था, 10 घट रहा था, 10 इधर कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं यह हो गया आपका देखिए ना 100 200 290 और प्लस में आपका हो गया आपका कितना 34, 290 प्लस में 34 यानी 324 रुपया। सोचिए तो 300 रुपया का उसके पास सामान था, जब यह स्थिति में उसने बेचा तो उसको प्राप्त हुआ 324। अब देखिए उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, देख लो प्रॉफिट कितना का हुआ उसको 24 का, कहां से 300 से, यानी 24 जो है वह 300 का कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए, देखिए काट के हटा दीजिए 24/3 यानी कितना प्रतिशत मेरे भाई, तो कहोगे सर 8% का प्रॉफिट हुआ, कितना प्रतिशत का 8% का, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8% का उसको प्रॉफिट हुआ है, जी हाँ समझ रहे बात को, 8% का प्रॉफिट हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है सुन लीजिए आराम से। कहता एबीसी अकेले अकेले किसी कार्य को, एक बात समझिए, ए जो है वह काम को करता 20 दिन में, बी जो है वह काम को करता 30 दिन में, जबकि सी जो है उस काम को करता कितना दिन में 60 दिन में, यही तो है। पहले यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, पूरा कार्य 60 यूनिट, इफिशियंसी 3 2 कितना 1।
अब आगे समझिए बात। ए अकेला कार्य प्रारंभ करता है, नहीं कैसे करता, ए अकेले काम करना शुरू करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी की सहायता से कार्य करता है। देखिए कहने का मतलब यह है कि ए अकेला कार्य करना शुरू किया, 2 दिन अकेले करता, तीसरा दिन उसकी सहायता करता बी और सी, यानी तीसरा दिन भी ए कर रहा है काम लेकिन बी और सी के सहयोग से। अब तीनों दिन का कार्य आप निकाल करके सोच के देखो, समझो बात को। 60 यूनिट का पूरा काम है आपके पास, 3 दिन का काम सोचिए, 2 दिन तो जो है से कि आपका 2 दिन तो ए अकेले काम किया तो कितना करेगा, 3 दूना 6, तीसरा दिन सब कोई करेगा तो 3 दू 5 1 6, 2 दिन ए अकेले किया तो 6 यूनिट, और तीसरा दिन सब किया तो 6 प्लस 6 कितना 12, यानी 3 दिन में टोटल काम कितना हुआ 12 यूनिट, पूरा काम 60 यूनिट, 12 25 60 कैंसिल कर लीजिए। चलिए यह जो आपने भाग दिया था यह 3 दिन के कार्य से भाग दिया था, अब इसको दिन में कन्वर्ट करने के लिए 3 से गुना कर लीजिए, यानी कार्य की समाप्ति में इन परिस्थितियों में जो समय लगने वाला है वह समय कितना दिन का होगा चेला, 15 दिन का। आप पूछो 3 से आप गुना काहे किए सर, तो आप किससे भाग दियो चेला, 3 दिन के कार्य से भाग दियो, तो आपका उत्तर 3 दिन के रूप में निकल के आया। अब दिन में कन्वर्ट करने के लिए 3 से आपको गुना करना होगा, 15 दिन आपका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। चलिए अंतिम सवाल, मैथ्स का लास्ट सवाल है। चलिए बात समानांतर श्रेणी का। अच्छा श्रेणी कई प्रकार के होता है चला, तो 3 प्रकार के, कौन कौन, एपी, जीपी और एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब हिंदी में अगर कहा जाए समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। देखो जब पदों के बीच का अंतर समान होता है तब उसको एपी के दायरा में रखा जाता है, जब रेशियो समान होता है तब जीपी के दायरा में रखा जाता है, और एपी का व्युत्क्रम एचपी कहलाता है, हरात्मक श्रेणी। चलिए यह समानांतर श्रेणी का बात है, इसका 50वां पद आपसे पूछा गया। अच्छा चला एपी में एनवा पद आपको क्या सिखाए, टीएन बराबर, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां पर वेयर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, डी जो है वह कॉमन डिफरेंस है। चलिए तो 50वां पद आपको निकालना है। पहला पद कितना, तो पहला पद हो गया आपका 3, एन का मान कितना 50, तो 50 में से 1 चला गया, कितना हो गया 49। कॉमन डिफरेंस अगर देखिए तो कितना का है 2 का, यही तो है मेरे भाई, तो हो जाएगा 3 प्लस में 98, 101, यही राइट जवाब है 101। चलिए 101 आपका राइट जवाब है इस समानांतर श्रेणी का, है ना। 50वां पद जो हो जाएगा वो कितना मेरे भाई, 50वां पद आपका हो जाएगा 101, कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। अब देखिए अगर ऐसे आप सोच करके देखोगे, आप देखिए ना खाली विषम संख्या लिख रहा है कि नहीं, तो 50 को विषम लगातार ही लिख रहा है, एगो 1 को छोड़ दिया है, तो 50 को विषम संख्या के लिए 100 तक जाना होगा, यानी 99 तक रुकना होता, लेकिन एगो 1 को छोड़ दिया गया है तो एगो आगे बढ़ना होगा 101। ऐसे भी सोच सकते थे। देखिए दिमाग लगाइए, है ना, दिमाग लगाइए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे दिमाग उतना तेजी से आपका काम करेगा, है ना। इसको बचा के रखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए अब चलते रीजनिंग की दुनिया में, प्रश्न संख्या 21 पे आ जाइए। और 21 नंबर सवाल जो है आपका, ये डायरेक्शन का सवाल है, डायरेक्शन सेंस का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। सीखा 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, आप जानते हो डायरेक्शन नहीं, ऊपर हो गया आपका उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यही होता है ना। हम लोग बोर्ड पे कॉपी पे जो इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन को ऐसे ही इस्तेमाल किया करते हैं। सीखा 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती, चलिए चला दीजिए सीखा को। सीखा जो है यहां से चलना शुरू की, कितना 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद फिर दाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर इधर दाएं होगा, फिर क्या कहता है, फिर बाएं मुड़ी और 4, बाया उधर होगा नीचे की ओर है तो, चलिए और कितना चलती है 4 किलोमीटर, फिर क्या कहता है, और फिर वे अंत में बाएं मुड़ी और बाएं मुड़ेगी इधर, यानी इसी के सीध में आ गई वापस 3 किलोमीटर चल करके यहां पे। तो कहता है बताओ शुरुआती बिंदु के संदर्भ में सीखा जो है वह किस दिशा में है। अच्छा देखिए शुरुआती बिंदु से अगर सीखा कैसे थी देखा जाए तो दिशा क्या है, शुरुआती बिंदु से सीखा जो है वह पूर्व दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर चला,
तो पूर्व दिशा की ओर है। नहीं, ऑप्शन कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर बी। यह बहुत ही आसान सा सवाल था डायरेक्शन सेंस का, है ना। शुरुआती बिंदु से दिशा, हाँ अगर प्रश्न पूछा जाता आपसे कि बताओ शिखा वर्तमान में यानी अंत में किस दिशा की ओर जा रही है, तो उत्तर हो जाता उत्तर, किधर? उत्तर। लेकिन अभी जो प्रश्न पूछा गया आपसे उसमें उत्तर होगा आपका पूर्व। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 22 अरेंजमेंट का सवाल है। क्या कहता है, सुनो बात को। धन्या मनीषा से बड़ी परंतु अस्मिता से छोटी है। चलिए, धन्या जो है, समझिए बात को, मनीषा से बड़ी परंतु अस्मिता से छोटी है, लिख दिया हमने। आगे करुण्या, रम्या और मनीषा से छोटी है। चलिए उसको अभी छोड़िए, करुणा जो रम्या, क्योंकि रम्या का चर्चा अभी नहीं किया गया। आगे बात को बढ़ाते हैं। किंतु मनीषा रम्या से जो है, मनीषा जो है रम्या से बड़ी है। मनीषा, यही मनीषा है, मनीषा रम्या से बड़ी है, यानी रम्या इससे छोटी हो जाएगी। अब उस बात को यूज कीजिए आप जो बीच वाला हमने छोड़ा। करुण्या रम्या और मनीषा से छोटी है, यानी करुण्या इसके नीचे हो जाएगी। चलिए, यही तो अरेंजमेंट था आपका। अब क्या पूछा गया यह आप सोचो। कहता है बताओ इन सभी में से किसकी आयु सभी के ठीक मध्य में है, यानी बीच में किसका स्थिति है। तो ठीक सबके बीच में कौन है आपका, तो यही मनीषा। मनीषा आपका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। मनीषा जो है आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। इसमें आप ध्यान रखोगे कि आप जिस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो उस रिलेटेड स्टेटमेंट आगे आपको इस्तेमाल करना है मेरे भाई। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, नहीं तो ऐसे लटकते रह जाओगे, करुणा, धन्या, मन्या। हाँ, ये बात ध्यान रखोगे, है ना। देखो, प्रश्न बनाने का टेक्निक आपके माइंड में होना चाहिए, बिना टेक्निक का कुछ नहीं है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 23 बहुत ही आसान सा सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। क्या कहता है सुन लो। यदि किसी कोड भाषा में फिजिकल का जो कोड है QIZ TJDBM, आप इस परिस्थिति को समझिए कि कैसे कोड किया गया, किस आधार पर कोड किया गया है। देखो ना, तपी 16 17 8 9, यानी अगर पूरे परिस्थिति को समझा जाए तो सिंपल सा बात है, सब में एक का वृद्धि किया गया ना, सब में एक का वृद्धि किया गया। एक बढ़ा करके आप भी उत्तर करो, क्या दिक्कत है इसमें, एक बढ़ा करके उत्तर करो। अच्छा चला सी ना, अच्छा सी हो गया तो एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा डी। चलिए एच के बाद तो कहोगे सर आई, है ना। ई के बाद क्या हो जाएगा आपका एफ, एम के बाद एन, है ना। एम के बाद हो गया आपका एन। आगे बढ़िए, आई के बाद हो गया आपका जे, सी के बाद हो गया आपका डी, ए के बाद बी और एल के बाद एम। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन है। चलिए, तो यह तो ई तो पहले ही छट गया। अच्छा, क्योंकि आज लास्ट में आपका बी एन है। अब देखिए डी आई एफ एन, यहां पर जे डी बी एम, यही तो राइट जवाब दिख रहा है नहीं। अच्छा आगे देख लीजिए, डी आई एफ एन, क्योंकि यहां पर एन एन एम एम का इस्तेमाल कर दिया गया। एन चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका, इसमें कुछ ज्यादा कुछ था ही नहीं, बहुत आसान सा सवाल था, एक जोड़ने वाली, सब बहुआ मैया वाला बात है भाई। लेकिन एग्जाम में ऐसा भी सवाल आता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस में रहना है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 24, यह सीरीज का सवाल है। देखो सीरीज के प्रश्नों को आप बहुत तो प्रैक्टिस करो, है ना, क्योंकि सीरीज देखिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा सीरीज में उतना ज्यादा आप बलवान बनोगे, क्योंकि सीरीज प्रैक्टिस का चीज है। जिसका मैथमेटिक्स मजबूत होगा उसका सीरीज टेस्ट भी मजबूत होगा, यह जान लेना आप, क्योंकि कैलकुलेशन पे काम होता है। चलिए देखिए, इसमें आप देखोगे कि कैसे आगे बढ़ा है सीरीज। तो देखिए इसमें कहता है असंगत चुनना है, गलत चुनना है। पहले 2 से गुना किया, 3 गुना 2 6, अब की बार 3 से 6 3 18, फिर 4 से करेंगे तो 18 चौक 72, यहां पर 70 नहीं 72 होना चाहिए, तो गलत कौन है आपका 70। फिर आगे भी देख लो, 72 25 360 बिल्कुल सही है। यानी आगे का सीरीज कंटिन्यू हो जा रहा है ना। पहले 2 से गुना, फिर 3 से, फिर 4 से, वहां पर 4 से करते तो 70 नहीं 72 होना चाहिए। ईयर ढूंढना था, ईयर वहीं पर 70 है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, और अंत भला तो सब भला, लास्ट सवाल है आपका। क्या कहता है सुन लीजिए। कहता है 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, और उसके बाद हम फिर एक चेतावनी आपको दे देना चाहते हैं, आपको शाम में 7:30 बजे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप 7:30 बजे पहले क्वेश्चन पेपर को बनाएं, क्योंकि देखिए बना करके लाइव डिस्कशन में जुड़िएगा तो उसका मजा कुछ अलग है, और फिर आपके माइंड में बेहतर जो एकदम क्लीन स्वीप एकदम जाके एकदम आसानी से ढुक जाएगा, क्योंकि आपने उसको पहले परख रखा है ना। आप बनाइएगा कहां पर आपसे गलती हो रहा है, उसके बाद हम आपको बार बार बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछिए कि सर यहां पर हमसे परेशानी हुआ है ना। उसके बाद अगर हम जो प्रश्न आपको समझाएं अगर उसमें कोई तरह का
परेशानी, आपको दिक्कत हो जाए, फिर कमेंट करके पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे, है ना। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 25 लास्ट सवाल है आपका। 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, हाँ राम का चर्चा है, 40 व्यक्ति पूरा पंक्ति में है। सुनो, राम जो है बाएं से 25वें स्थान पर है। कितना मेरे भाई? 25वें स्थान पर है। तो राम दाएं से किस, अच्छा एक बात बताओ, हम कल भी चर्चा किए थे कि टोटल बराबर होता है मेरे भाई P1 प्लस P2 माइनस में कितना 1, वेयर P1 इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम वन एंड और P2 इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम अदर एंड। मेरे भाई अब क्या कहता, दाएं से किस स्थान पर है, यानी एक पोजीशन दे रखा, दूसरा पोजीशन निकालना है, P2 निकालना, यहीं से सोच लो। अच्छा P2 बराबर अब क्या लिखोगे, तो टोटल माइनस में P1 प्लस में 1 लिख दो भाई। टोटल व्यक्ति का संख्या 40, P1 कितना हो गया आपका, P1 हो गया 25 माइनस में 1। अब देख लीजिए, कैलकुलेट कर लो, 40 में से 25 चला गया 15, 15 प्लस में 1, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 16। यही आपका राइट जवाब है, 16वां आपका उत्तर हो जाएगा। दाएं से जो है राम का पोजीशन कितना हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। जी हां, दाएं से राम का पोजीशन कितना मेरे भाई, तो दाएं से राम का जो पोजीशन हो जाएगा आपका 16वां हो जाएगा। तो यह था आज के मॉक टेस्ट का टोटल 25 प्रश्न, जिसका हमने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया। अब देखिए, हम आपको बार बार बोलते हैं कि यह जो हम आपको मॉक टेस्ट करवा रहे हैं चला इस हर एक एग्जाम के लिए, जी हां जो लोग जुड़े हैं वह तो बढ़िया ही किए हैं, अपने जितने भी आपके दोस्त हैं पढ़ने वाले सभी को बताइए, है ना। अगर आपको बढ़िया लगता है तब बताइए, नहीं बढ़िया लगता है तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। जरूर बताइए, चाहे वो किसी भी, है ना, चाहे वो बीपीएससी टीचर का एग्जाम दे रहे हो, है ना, जो हबड़ाते देखते हैं टीचर लोग कितना पागल होते हैं, कहीं पागल होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पढ़े नहीं बढ़िया से, है ना। तो चाहे वो बीपीएससी टीचर का एग्जाम देना जिनको हो, बिहार दरोगा मेंस जिनका है, एसएससी जीडी का जिनका एग्जाम है, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जिनका एग्जाम है ना, झारखंड एसएससी का जिनका एग्जाम है, आगे रेलवे का एग्जाम होना है, तो हर एक एग्जाम के लिए समझ लीजिए मॉक टेस्ट जो है टॉनिक के जैसा काम करने वाला है। अभी से आपको मजबूती प्रदान करेगा और यह मॉक टेस्ट के माध्यम से ही आपको रिजल्ट तक पहुंचा दिया जाएगा। चलिए, आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ, कल के मॉक टेस्ट में फिर हम लोग जुड़ेंगे, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।